ओके। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने संसाधन के बारे में बताया और उसके विभिन्न भागों के बारे में बताया, और उसी कड़ी में हम आगे को बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 आपने देख लिए होंगे और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और कोशिश करूँगा कि मेरी जो वीडियो है वह ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बोरिंग हो जाता है। तो बोरिंग ना बनाते हुए आगे को बढ़ते हैं। तो जो अगला वर्गीकरण है संसाधनों का, वह है स्वामित्व के आधार पर। इससे पहले मैं आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर बता चुका हूँ, और आपको उससे पहले बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उनको 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्वामित्व के आधार पर का मतलब क्या है, किसका स्वामित्व है, उसका उस पर मालिकाना अधिकार किसका है। ठीक, मालिकाना अधिकार किसका है, इस बात का यहाँ पर जिक्र किया जाता है और उसको ही आधार माना जाता है। ठीक हो गया, यानी कि इसका मालिक कौन है। जैसे इसके आधार पर इसमें जो संसाधन है वह 4 प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का निजी अधिकार होता है, यानी कि उसका अपना अधिकार होता है या उसके परिवार का अधिकार होता है। ठीक, या तो यह एक व्यक्ति हो सकता है या क्या हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, एक समूह हो सकता है, परिवार का समूह हो सकता है, परिवार हो सकता है जिसका उस पर अधिकार हो। जैसे अपनी जमीन होती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी भूमि होती है उस भूमि पर हमारा अधिकार होता है, अपना घर होता है, वाहन होता है, ठीक है। और जल स्रोत, यानी कि जल स्रोत का मतलब क्या है, जैसे हमारा अपना कुआं होता है, हैंडपंप होता है। तो ये क्या होता है, हमारे व्यक्तिगत संसाधन होते हैं क्योंकि इन पर हमारा अधिकार होता है। ठीक, तो ऐसे ही कई बार हमारे जो चारण क्षेत्र होते हैं, कुछ चारण क्षेत्र होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि जिसमें हम घास घास काटने का काम करते हैं, वह भी हमारे अपने होते हैं। और दूसरा है हमारा सामुदायिक स्वामित्व के वाले संसाधन, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार न होके एक समुदाय विशेष का अधिकार रहता है, यानी कि जो उस संसाधन के आसपास रहने वाला समुदाय होता है। जैसे ये भी कह सकते हैं किसी गांव का अधिकार हो सकता है, किसी जाति समूह का अधिकार हो सकता है, यानी कि समुदाय का जिस पर अधिकार होगा। जिन संसाधनों का पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नगरीय क्षेत्रों में हम लोग देखते होंगे पार्क होते हैं, पार्कों पे सभी का अधिकार होता है, वहाँ पर पूरा जो समुदाय होता है उस समुदाय का अधिकार होता है। और पिकनिक स्पॉट होते हैं, उन पर सभी का अधिकार होता है। खेल के मैदान हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों में चारण भूमि हो गई, और तालाब हो गए, मंदिर हो गए, और जैसे शमशान हम कहते हैं, शमशान स्थल जो होते हैं जहाँ पर चिता जलाई जाती है, वह किसी समुदाय विशेष का अधिकार होता है उसमें। तो ये क्या होंगे, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिसमें एक समुदाय विशेष का, एक वर्ग विशेष का, या एक गांव का, या एक समूह का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या होंगे, यानी कि जिस पर क्या रहता है, उस राष्ट्र का अधिकार होता है। वैसे तो सभी जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन हो या सामुदायिक संसाधन हो, उन पर भी राष्ट्र का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्र ने उनको क्या करना पड़ता है, अधिकृत करना पड़ता है। ठीक है, उसकी एक क्या होती है, लीगल प्रोसेस होती है, कानूनी कार्रवाई के तहत उनको अपने अंदर लेना पड़ता है, उसको अधिकृत करना पड़ता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको अधिकृत करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देश की स्थलीय सीमाओं के अंतर्गत विद्यमान सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें हो गई, नहरें हो गई, रेल लाइनें हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, जल संसाधन, वन संसाधन, ये क्या होते हैं, राष्ट्र के संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा अधिकृत की बात की थी मैंने। और दूसरा, ये तो स्थल सीमा के अंदर हो गया। दूसरी बात क्या होगी, समुद्री सीमा।
समुद्री सीमा के अंतर्गत भी समुद्री सीमा का भी इसमें क्या है, महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे 12 समुद्री मील तक महासागर में भी अधिकार रहता है। महासागरीय जो संसाधन होते हैं, 12 समुद्री मील तक जो संसाधन समुद्र में पाए जाएंगे, उन संसाधनों पर भी उसी राष्ट्र का अधिकार माना जाता है। ठीक हो गया, ये तो हो गया राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, अब इसके बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का क्या रहता है, कुछ संसाधनों पर अधिकार होता है। तो उन संसाधनों को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ये तट रेखा से 200 समुद्री मील तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ECZ। ठीक है, ECZ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र होता है 200 समुद्री मील तक, ये खुले महासागर में जो संसाधन होते हैं, उन पर इन संस्थाओं का अधिकार होता है। ठीक, तो इन संसाधनों को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो वीडियो अगला भाग आएगा संसाधन पर, संसाधन वर्गीकरण पर, वह आएगा आपके विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से संसाधन है, उसके बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।